हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 एमसीक्यूज जो पीबी शैली से रिलेटेड है। तो पीबी शैली जो है वो लेटर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट से बिलोंग करते थे। तो लेटर जनरेशन क्या होता है, जो बाद में आया। तो पहली वाली जनरेशन कौन है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी, चार्ल्स लैम, ये सब पहली वाली जनरेशन है, ओल्डर जनरेशन। और लेटर जनरेशन या यंगर जनरेशन शैली, कीट्स, बायरन, इनको बोला जाता है। और खास साथ में इनको यंगर जनरेशन इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इन तीनों का जो एज है वो कभी 40 के ऊपर गया नहीं, तीनों की उसके पहले ही डेथ हुई। तो फिर इसके लिए उनको यंगर जनरेशन भी, जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स भी बोलते हैं। शैली का जो लाइफ स्पैन है वो 30 इयर्स तक ही था। तो उनकी 30 साल में उनकी डेथ हो गई। उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया गया था, मतलब उनको निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल पैम्पलेट पब्लिश किया था। पॉलिटिकल पैम्पलेट मतलब पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या फिर जो अथॉरिटीज है उनको टारगेट करने के लिए उन्होंने एक पैम्पलेट एज एन एक पेज का या फिर 2-3 पेज का ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट लिखा था। उसका नाम है ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। एथिज्म मतलब जो ऐसा कोई इंसान जो भगवान में नहीं मानता है। तो फिर उन्होंने ये डॉक्यूमेंट लिखा था। तो क्रिश्चियन सोसाइटी की बात करें या फिर ब्रिटेन की बात करें तो वो एंग्लिकन है, उनका काफी उनका स्टेट और चर्च सेम ही होता है। तो उन्होंने ऐसे में ये पैम्पलेट लिखा था और इस पैम्पलेट में उन्होंने बोला था कि ह्यूमन माइंड जो है वो कभी कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता कि भगवान क्या होता है। या फिर हम लोग जब लॉजिक लगाते हैं किसी भी चीज पे तो वो लॉजिक हमेशा गॉड का एग्जिस्टेंस को डिस्कार्ड कर देता है। तो और फिर इसमें उन्होंने बोला कि क्यों एथिज्म जरूरी है या फिर हमको क्यों ये एकदम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें या फिर क्यों ये ह्यूमन साइकी के हिसाब से, माइंड के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से ये गलत है रिलीजन। तो जब उन्होंने ये पैम्पलेट लिखा था तो उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। मैथ्यू आर्नल्ड ने शैली के बारे में ये बोला था, एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। इसका क्या मतलब होता है कि वो अपने ल्यूमिनस मतलब वो चमकने वाले पंख ऐसे फड़फड़ा रहे लेकिन उससे उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो इसका रेफरेंस इससे है कि शैली की पोएम्स में हमेशा डिजायर या इमोशनल लॉन्गिंग होता है। मतलब वो जब भी कुछ पोएम लिखते हैं तो उस पोएम में से उनको किसी के ऊपर किसी के साथ इमोशनल कनेक्ट चाहिए होता है या फिर उनको कोई चीज हासिल करनी होती है। लेकिन वो अपने विंग्स तो फड़फड़ा रहे हैं या फिर शैली अपनी पोएम में वो बातें तो बोल रहे हैं लेकिन उनको रियलिटी में वो सारी चीजें मिलती नहीं है। नेक्स्ट है एडोनिस, एक पैस्टोरल एलिजी है। पैस्टोरल मतलब ऐसी पोयम या फिर कुछ भी ऐसा जो कंट्री साइड में सेट है, मतलब गांव में सेट है। और एलिजी उसको बोलते हैं जो किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती है। तो शैली ने एडोनिस ये एलिजी लिखी थी कीट्स की डेथ के बाद। और इसमें उन्होंने टारगेट किया था, कुछ लोगों को टारगेट किया था शैली ने, क्योंकि किड्स की जो डेथ है वो लंग रप्चर से हुई या फिर इसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो बीमारी की वजह से तो उनकी डेथ हो गई लेकिन साथ ही में उन पे काफी स्ट्रेस भी आया था। अभी वो स्ट्रेस क्यों आया, क्योंकि उनकी एक पोयम, किड्स की एक पोयम पब्लिश हुई थी एंडीमियन, उसके बारे में काफी हार्श रिव्यूज किए थे क्वार्टरली रिव्यू ने या फिर ब्लैकवुड मैगजीन ने काफी गंदा रिव्यू लिखा था। और उन्होंने साथ ही में ली हंट करके एक राइटर थे, वो शैली के, कीट्स के, बायरन के, इन सब के पोएम्स को वो पब्लिश करते थे। तो उनके पूरे उस ग्रुप को ही उन्होंने कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट ऐसे नाम दिया था। तो जब कीट्स ने वो पढ़ा रिव्यू अपने बारे में तो वो काफी वो स्ट्रेस में आ गए थे और फिर उस स्ट्रेस की वजह से उनकी डेथ जो है वो काफी जल्दी हो गई। शैली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री एक रिजॉइंडर लिखा। रिजॉइंडर मतलब होता है आंसर, एक आंसर के तरीके से उन्होंने लिखा। अभी वो किसको आंसर था? थॉमस लव पिकॉक के 4 एजेस ऑफ पोएट्री में। पोएट्री को उन्होंने एज अ आंसर में ये लिखा, डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो 4 एजेस ऑफ पोएट्री में थॉमस लव पिकॉक बात करते हैं कि पोएट्री को 4 एजेस में डिवाइड किया जा सकता है। तो एक है गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, ऐसे और भी एक है। तो ऐसे 4 एजेस है।
और फिर उन्होंने उसमें बोला था कि जो सबसे सुप्रीम एज है वो है क्लासिकल एज। तो जो अपना ग्रीक्स लिख रहे थे या लैटिन लिख रहे थे वो क्लासिकल एज है, और बाद में उसके साथ में फिर पोएट्री जो है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होते गई। और साथ ही में थॉमस लॉ पिकॉक ने ये भी बोला कि पोएट्री जो है वो लेस यूजफुल है इंसान के लिए। मतलब पोएट्री प्रैक्टिकल नहीं है, वो इमेजिनेशन है। प्रोज अगर भले ही फिक्शन भी हो तो भी हमें उससे कुछ सीख मिलती है, लेकिन पोएट्री के साथ वैसे नहीं होता। तो फिर इसलिए उन्होंने बोला था कि पोएट्री का ज्यादा यूज नहीं है। शेली ने इस बात को काउंटर किया और उन्होंने पोएट्री को डिफेंड किया ये बोल के कि थ्रू आउट द हिस्ट्री पोएट्स हमेशा लॉ मेकर्स या फिर प्रॉफिट्स रहे। लॉ मेकर्स मतलब वो जो रूल्स बनाते हैं। तो मतलब पोएट एक सही तरीके से कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे पोएट्स के लॉ मेकर होने का ये मतलब है कि पोएट्स एक प्रॉपर रास्ता दिखाते हैं, या फिर इन दोनों का साथ में बताती हूँ मैं। लॉ मेकर्स एंड प्रॉफिट्स का मतलब एक तो वो ये बताते एक सही रास्ता दिखाते कि आपको ये करना चाहिए, और लॉ मेकर्स का कहीं पे ये भी हो गया कि वो आपको एक उसमें भी राइचसनेस दिखाते कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज जस्ट है, फेयर है सबके साथ, वो बताते हैं। और प्रॉफिट का एक्चुअली मतलब ये होता है जो कुछ मतलब भगवान का जो मैसेज होता है वो स्प्रेड करते हैं सबको, या फिर जिस पे भगवान की ब्लेसिंग होती है, आप उसको भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो शैली ये बोल रहा है कि जो पोएट्स है उन पे भगवान का ब्लेसिंग है, और साथ में वो हम सबको एक तरीके से ये भी बता रहे हैं कि एक सही रास्ता भी दिखा रहे हैं, और साथ में वो जस्ट रहना भी दिखा रहे, फेयर रहना भी दिखा रहे। शैली की जो डेथ है वो ड्राउनिंग की वजह से हुई थी, मतलब पानी में डूबने की वजह से हुई थी। तो वो एक बार अपनी बोट लेके जा रहे थे गल्फ ऑफ स्पेजिया में, ये इटली के पास से। तो वहां पर वो जा रहे थे और मेडिटेरेनियन में अचानक से एक स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, और उसकी वजह से उनकी जो बोट है वो पानी में डूब गई। तो 3 दिन तक तो उनकी बॉडी नहीं मिली, और बाद में जब मिली उनकी बॉडी तो उनको क्रीमेट किया गया। क्रीमेट किया गया मतलब उनको हम हिंदूज में जो करते हैं कि बॉडी को जलाना, तो वैसे किया गया। और वहां पे खास बात ये भी है कि जब उनको जलाया ना तो उनका हार्ट जो है वो नहीं जला, वो वैसे के वैसा ही था। उनकी पूरी बॉडी जल गई लेकिन उनका हार्ट वैसे ही था। Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange। ये लाइंस शैली की टूम्ब पे है, मतलब इवन दो उनको ये किया, उनको क्रीमेट ही किया, उनको जलाया, लेकिन बाद में उनका जो हार्ट मिला था वो मैरी शैली ने अपने पास रखा था, उनकी वाइफ ने। तो जब मैरी शैली की डेथ हो गई तो फिर उनके साथ शैली का भी एक ग्रेव टूम्ब बनाया गया, और उसमें शैली का जो हार्ट है उसको दफनाया गया। तो उनकी लाइन टूम्ब पे, मतलब उनका जो ग्रेव है उसके ऊपर वैसा एक ये होता है, एक स्टोन ऐसे रखा जाता है। तो वहां पे ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। ये इंस्क्रिप्शन एरियल के सॉन्ग से लिया गया है। द टेम्पेस्ट शेक्सपियर का जो प्ले है उसमें जो एरियल एक एयर निम्फ होता है वो फर्डिनेंड के लिए को ये लाइंस बोलता है, क्योंकि फर्डिनेंड को ऐसा लगता है कि उसके डैड की भी शिपरेक में डेथ हो गई। तो शिपरेक मतलब जो बोट है उसका टूट जाना। तो वो बोट टूट गई और फिर सारे वो नीचे पानी में चले गए। तो उसके वजह से फर्डिनेंड को ऐसा लगता है कि उसके डैड की डेथ हो गई, और वो जब उस पे रो रहा होता है तो एरियल तभी उसको ये बोलता है। Life like a dome of many-colored glass stains the white radiance of eternity until death tramples it to fragments die। ये लाइन एडोनिस में से लिया गया है। एडोनिस जो हम लोगों ने अभी पिछले इसमें डिस्कस किया, जो शैली ने किड्स के लिए एलिजी लिखा था। We look after before and after and pine for what is not। Our sweetest song are those that tell the saddest thoughts। ये लाइन लिया गया है टू द स्काईलार्क में से। शैली एडोनिस के बारे में बात कर, एडोनिस में शैली ने जो एडिटर्स थे क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन्स के, उनके लिए उन्होंने बोला था आई हैव डिप्ड माय पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर। तो मतलब उनका बेसिकली ये बोलना था कि उनके पेन के जरिए वो जो भी जिन्होंने भी किड्स को डिस्ट्रॉय किया, जो भी उनके डिस्ट्रॉयर है, उनके ऊपर वो आग उगल रहा है अपनी पेन का यूज करके, क्योंकि उन्होंने
स्केदिंग मतलब बहुत ही गंदा रिव्यू लिखा था एंडीमियन के बारे में क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन में। तो इसलिए शेली ने अडोनिस में ये बात बोली थी। तो ये लाइन में डिस्ट्रॉयर्स जो है वो इसके एडिटर्स है, क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन, क्वार्टरली रिव्यू के और ब्लैकवुड रिव्यू मैगजीन के। शेलीज रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज डेडिकेटेड टू मैरी शेली या फिर मैरी गॉडविन के लिए, मतलब उनकी वाइफ का पहले नाम गॉडविन था और बाद में शेली हो गई वो, तो उनको डेडिकेट किया था। और उसमें एक वर्स जो है वो जॉर्ज चैपमन ने भी लिखा है। शेलीज द चेंची इज डेडिकेटेड टू ली हंट। ली हंट काफी अच्छे दोस्त थे शेली के, बायरन के, कीट्स के, और ये इनके पोएम्स भी काफी रेगुलरली पब्लिश करते थे। तो उन्होंने उनका ये जो चेंची, ये जो पोएटिकल ड्रामा है वो ली हंट को डेडिकेट किया था। और इस पे ली हंट ने बोला था, ग्रेट स्वीटनेस ऑफ नेचर एंड एंथुजियाज्म फॉर गुड। चेंची जो है वो एक ट्रेजेडी है और इसमें इंसेस्ट और पैट्रिसाइड का थीम है। इंसेस्ट मतलब जो हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं उसमें ही कॉपुलेशन होना, एंड पैट्रिसाइड वो होता है जब बच्चा अपने डैड का खून करता है, तो दैट इज पैट्रिसाइड। और देयर आर 12 कैंटोस। 12 कैंटोस मतलब 12 बुक्स है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में। तो इवन दो यहाँ पे इस्लाम लिखा है लेकिन ये इस्लाम के बारे में कुछ बात नहीं करता, रादर ही टॉक्स अबाउट ऑटोमन टर्किश एम्पायर। तो वो जो टर्की का तभी सुल्तान था या फिर उसका तभी भी जो रूलर था उसके बारे में ये उसको अटैक किया है उसने। तो वहाँ पे रिवोल्ट ये है कि दो लोग होते हैं, लाओन एंड सिंथना, ये आर्गोलिस में रहते हैं जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर ही रहता है। और वो जो टर्की का तभी रूलर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो ये दोनों मिलके उसके ऊपर उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। तो द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में वो स्टोरी है। शेली का जो प्ले है प्रोमेथियस अनबाउंड, इसमें 4 एक्ट है और ये एक लिरिकल ड्रामा है। द चेंची में 5 एक्ट है। इडिपस टायरनस में 2 एक्ट है और ये ट्रेजेडी है। और ये पहले एनोनिमसली पब्लिश किया था उन्होंने, लेकिन वो ज़्यादा ही फेमस हो गया प्ले और फिर सब लोगों को पता चल गया कि ये शेली ने लिखा है। तो ये सटायरिकल ड्रामा है, मतलब उन्होंने किंग जॉर्ज फोर्थ के बारे में ऐसे उनका मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने ये ड्रामा लिखा था। और इसमें ट्रायल फॉर एडल्ट्री ऑफ कैरोलाइन, एडल्ट्री मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ के या फिर अपने वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ रिलेशन बनाना। तो उसकी जो वाइफ थी किंग जॉर्ज फोर्थ की, उसने एडल्ट्री कमिट की थी, उनका किसी के साथ अफेयर था और फिर इसीलिए उनका ट्रायल हुआ, मतलब उन पे केस चला था। तो फिर उसको सटाराइज करने के लिए शेली ने ये लिखा था, प्ले लिखा था, क्योंकि शेली जो थे वो ओपन मैरिज में बिलीव करते थे। उनको ऐसा मोनोगामी या फिर एक ही वाइफ के साथ रहना, उनको इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने उसको सैटराइज किया। और ये जो प्ले है इडिपस टिरानस, इसका जो सबटाइटल है वो है 12 फुट द टायरन। तो ये जो इडिपस जो किंग है यहाँ का इस प्ले का, उसका सेकेंड नेम 12 फुट होता है। शेली का जो सेंसिटिव प्लांट है इसके 4 पार्ट्स है, उसमें कंक्लूजन भी है। तो इसमें ना काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है कि इसमें एक्चुअली पार्ट्स कितने हैं, तो 3 पार्ट प्लस कंक्लूजन। तो कभी कभी ऑप्शन में 3 भी होता है और कभी कभी ऐसे 3 प्लस कंक्लूजन भी दिया होता है, तो आप उसमें थोड़ा भी ध्यान देना कि आपको कौन सा मार्क करना है। तो यहाँ पे 3 पार्ट और एक कंक्लूजन मिला के 4 पार्ट होते हैं। तो वैसे आइडियली इसके 3 ही पार्ट है, लेकिन कंक्लूजन में को भी उसमें कभी कभी इंक्लूड किया जाता है। एलिस्टर जो है उसका सबटाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। इसमें डीप इटर्नल यूथ, मतलब यूथ जो है वो हमेशा इटर्नल रहेगा, वो कभी चला नहीं जाएगा, उसके बारे में उसका थीम है। और इसमें शेली खुद को आइडियलिस्ट बोलते हैं। आइडियलिस्ट मतलब जो भी अपने रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, जो भी बातों में हम यकीन करते हैं उनको लेके चलना, उनको फॉलो करना। तो शेली भी खुद को आइडियलिस्ट मानते हैं। तो ये इसका एलिस्टर का एक और थीम है, वो है आइडियलिज्म, जिसमें शेली खुद को ही एक आइडियलिस्ट बोल के वो उस पूरी पोयम में बताते कि कैसे आइडियलिस्ट लोग बार बार सोचते हैं या फिर उनका जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में उन्होंने बताया है।
शेली को द प्रोमेथियस अनबाउंड लिखने का आइडिया आया था एस्केलिस से। एस्केलिस ने प्रोमेथियस का मिथ बोला था कि वो उसने उस मिथ के बारे में बताया था कि कैसे प्रोमेथियस गॉड के पास से फायर चुराता है और फिर ह्यूमंस में बांट देता है। तो उसका एज ए सीक्वल करके शेली ने ये लिखा था द प्रोमेथियस अनबाउंड। जो इडिपस टायरनस है उसकी भी सेटिंग है थीबिस। तो ओरिजिनल जो सोफोक्लिस का प्ले है इडिपस टायरनस वो भी थीबिस में ही सेट है। आई कैन चेंज बट आई कैन नॉट डाई, ये लाइन लिया गया है द क्लाउड से। और इसमें ये जो रेफरेंस है कि मैं बदल सकता हूँ लेकिन मैं मर नहीं सकता कभी, ये क्लाउड की एबिलिटी को बताते कि बादल भी अपना फॉर्म जो है उसका शेप जो है वो चेंज कर देंगे लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। बादल हमेशा रहते ही है, तो वो कभी विंड में मिक्स हो जाएंगे या कभी फिर वाटर फॉर्म में चले जाएंगे या फिर कभी वो इसमें वेपर बन जाएंगे। तो ऐसी सारी चीजें होती है, तो वो अपना फॉर्म तो चेंज कर देंगे लेकिन वो कभी मरेंगे नहीं। शेलीज एरियल टू मिरांडा ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से इंस्पायर्ड है। और ये जो कैरेक्टर है एरियल और मिरांडा ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में भी तो आते ही है, लेकिन शेली की जो पोयम है टू अ लेडी विथ गिटार उसमें आते हैं ये दोनों। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो इसमें शेली ओड टू द वेस्ट विंग है, इसमें वो ये बोलते हैं कि वो जो स्प्रिंग है वो जो होप है या कोई नई चीज आती है, क्योंकि स्प्रिंग में हमेशा नए फ्लावर्स खिलते हैं। अभी इंडिया में तो ज्यादा स्प्रिंग का इतना ये नहीं होता, बट वेस्टर्न कंट्रीज में काफी होता है क्योंकि हार्श विंटर के बाद एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्प्रिंग आ जाता है, तो फिर वो एक होप देता है, एक एनर्जी रिन्यू करता है। तो फिर यहाँ पे शली वही बोल रहे कि भले ही तुम्हारा अभी प्रेजेंट कितना भी खराब क्यों ना हो लेकिन फ्यूचर हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो अभी उन्होंने बोला कि एक बार मतलब गलत टाइम आया तो फिर अच्छा टाइम भी आएगा, उनका बेसिकली यहाँ पे बोलने का मतलब ये है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये 25 MCQs क्लियर हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।